क्लास स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और आज हम स्टडी करेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और प्रीवियस वीडियोस में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये पढ़ा था कि उन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई अपनी दिल्ली सल्तनत की, वो उन्होंने लाहौर बनाई थी, और लाहौर में ही उनकी डेथ हो गई थी। कोई बात नहीं, बट स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। उनको गॉड ऑफ मून यानी कि चंद्रमा का देवता भी बोला जाता था, चंद्रमा का स्वामी, और साथ में लाक्ष बख्श का भी नाम से उनका एक पदवी से नवाजा गया था, टाइटल दिया गया था पब्लिक ने, क्योंकि उन्होंने पब्लिक को लाखों रुपए में दान कर दिए थे, लाखों रुपए दान कर दिए गए थे, मोहर्स कॉइन्स वगैरह क्योंकि पहले चलती थी। और साथ में इनको पिल बख्श की भी उपाधि दी जाती है, इन्होंने हाथियों को भी दान दिया था। तो इस तरह से कई उपाधि इन्होंने जानी जाती थी। और सवाल उठता है, ये गुलाम किसके थे? ये गुलाम थे सबसे पहले जो गुलाम थे काजी फखरुद्दीन अब्दुल के बने थे, क्योंकि बचपन में अपने माता पिता से काजी फखरुद्दीन ने खरीद लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद ही जैसे वो गजनी शिफ्ट हो गए तो वहां पर मोहम्मद गौरी उन्हें दिखाई दिए, फिर मोहम्मद गौरी ने परचेज कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक एट फाइनली किसके गुलाम हो गए? मोहम्मद गौरी के। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ जाना था, और साथ में जो उनका बेटा जो था आराम शाह, जिसने कुछ टाइम तक पदवी संभाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, उसके बाद ही इल्तुतमिश ने बैटल ऑफ जूड में यानी कि जूड के युद्ध में हरा दिया था, और फाइनली राज किसका हो गया था? इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी, बेस नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। तो आज हमारा टॉपिक जो लास्ट रूलर जो हमने पढ़ा था अभी कि इल्तुतमिश का शासन काल आ गया, आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इल्तुतमिश हुए, ये इनको एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है। कैसे? जरा याद करने वाली बात ये है, क्योंकि फाउंडर जो थे, ओरिजिनल फाउंडर, वो तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उन्होंने सिर्फ 4 साल तक राज किया था, 1206 से लेकर 1210 तक। तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए वो इंडिया पब्लिक पर, बट एक्चुअल फाउंडर इनको बोला जाता है। और साथ में याद रहे, मैंने आपको ये भी बताया था, उनको सिपे सालार से नाम से जाना जाता था, उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बिना किसी राज सिंहासन को संभालते हुए उन्होंने एज अ सेनापति बनकर ही पब्लिक की रक्षा करी थी, प्रजा की रक्षा करी थी। और यही एक राजा का कह सकते हैं सबसे फर्स्ट ड्यूटी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो उनको बोला जाता है इल्तुतमिश was the actual founder of Delhi Sultanate. He was the actual founder of Delhi Sultanate. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वो ये है, इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा, एक होता है ग्रेट किंग और एक होता है ग्रेटेस्ट किंग, और साथ में एक फाउंडर होता है और एक एक्चुअल फाउंडर होता है। फाउंडर उतनी छाप नहीं छोड़ पाता पब्लिक पर, बट एक्चुअल फाउंडर जो थे वो इल्तुतमिश थे। यही सबसे पहले हमारे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले थे। इससे पहले मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी, बट उन्होंने अपने आप ही धारण कर ली थी बाय ओन। लीगल तौर पर अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर उपाधि जो धारण की थी वो सुल्तान इल्तुतमिश ने की थी। तो इनको सुल्तान के टाइटल से भी नवाजा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट फाउंडर फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। इन्हीं को ही हमारे फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी और सुल्तान नहीं रहा लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर। दूसरी बात जब आती है इसमें, ये आती है इसी टाइम पर, और हाँ, इनको टाइटल देने वाले जो थे वो अब्बासी खलीफा थे।
अब्बासी खलीफा, खलीफा आप जानते हैं जो कि सबसे फेमस पर्सन होता है अपने लोगों के बीच में, रिलीजन के बीच में। जैसे हमारे आसपास अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हमारे धर्म गुरु होते हैं, क्रिश्चियन में पोप होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स में, इस्लाम धर्म में हमारे खलीफा होते हैं, धर्म गुरु। तो ये अब्बासी खलीफा ने इनको उपाधि दी थी बाई अब्बासी खलीफा। और ये अब्बासी खलीफा जो थे वो बगदाद के थे। बगदाद आपने सुना होगा, अफगानिस्तान की कैपिटल है, सॉरी इराक की, जो कि इराक में है बगदाद। वहां के रहने वाले थे अब्बासी खलीफा, जिन्होंने एज अ सुल्तान की उपाधि दी थी। इससे पहले भी उपाधि रह चुकी है, वो उमैयद खलीफा के पास थी, बाद में अब्बासी खलीफा के पास आई, क्योंकि यही ऐसे उपाधि देने वाले रिप्रेजेंट माने जाते हैं कि यही ऐसे एक ऑफिशियल पर्सन है जिससे हम उपाधि धारण कर सकते हैं। याद रहे, जब कोई भी स्वामी बनाया जाता है या साधु बनाए जाते हैं तो उनको जो उपाधि तो दी जाती है वो किसी हाईएस्ट अथॉरिटी यानी कि धर्मगुरु के द्वारा दी जाती है, तभी उनका अभिषेक किया जाता है। ऐसे ही इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि देने वाले अब्बासी खलीफा थे। नेक्स्ट जो बात आती है यार बच्चों, इसी टाइम पर ही अगर मैं बात करूं 1200 से 15 एडी से लेकर 16 एडी तक जो बात करते हैं, यल्दौज की नज़र पड़ी दिल्ली। यल्दौज को एक्चुअली में गाजी गजनी की जगह दी हुई थी, गजनी एरिया अलॉट कर रखा था वहाँ के सुल्तानों ने, बट उसकी नज़र हमारी दिल्ली पे भी पड़ी। दिल्ली पर राज कौन कर रहे थे? इल्तुतमिश। बस इन दोनों के बीच में बैटल हो गया, जिसको थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी बोला जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स को जानते होंगे कि दो ही बैटल हुई हैं तराइन की, जो कि मैम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई हैं दोनों बैटल। बट तीसरी बैटल जो हुई है तराइन की, यानी कि तराइन का तीसरा युद्ध, वो हमारे यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ है, और जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। यहाँ पर जो बैटल हुआ है वो बैटल ऑफ तराइन बोला जाता है, बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। जो कि किन के बीच में हुआ है? ये हुआ है प्यारे बच्चों दो लोगों के बीच में। एक तो यल्दौज जिसकी नजर पड़ी थी इंडिया जैसे भारत देश पर, और दूसरा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जीत जो हुई थी वो इल्तुतमिश की हुई थी, और फाइनली जो पोजीशन जो मिल चुकी थी वो इल्तुतमिश को मिली थी। क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों के बीच में लालच बहुत जल्दी आ जाता है, अपने एरिया तो संभाला जाता नहीं है, दूसरे के एरिया पर ज्यादा नजर रहती है। तो उसी में से यल्दौज भी एक शख्स था जिसकी नजर दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली एज अ कैपिटल पर पड़ी, क्योंकि लाहौर के बाद ही इल्तुतमिश ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट कर दिया। तो लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो इल्तुतमिश ने निभाई है। इल्तुतमिश को अच्छा रूलर भी माना जाता है, वो आगे हमें पता चलेगा, जरा जानते हैं। इसके बाद ही अगर हम बात करें 1221 में गेंगिस खान का, जिसको चंगेज खान भी बोला जाता है, उसका एंट्री हो गई, उसका इन्वेजन हो गया। आइए जरा जानते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम चंगेज खान की भी कहानी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने यल्दौज की कहानी जानी है। हर एक पॉइंट पर बच्चे एक कहानी है, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। तो ये हमने इसमें पढ़ा था कि एक्चुअल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को ही बोला जाता है, और यही सबसे पहले हमारे इंडिया के सुल्तान हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिया के सुल्तान जो हैं वो ये हैं, तो आखिरी सुल्तान भी रहा होगा। तो आखिरी सुल्तान जो है, लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया इज लास्ट सुल्तान जो है वो याद करो, मैंने
दिल्ली सल्तनत की ट्रिक्स में सबसे आखिरी जो ट्रिक मैंने बताई थी, इसमें आखिरी जो वर्ड था वो तो तसल्ली लब, तो लोधी वंश चल रहा था उस टाइम पर। तो लोधी वंश में इब्राहिम लोधी आखिरी सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। तो इब्राहिम लोधी इज कंसिडर्ड एज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी जो कि आखिरी सुल्तान रह चुके हैं हमारे इंडिया पे। उसके बाद कोई सुल्तान नहीं बना, क्योंकि उसके बाद तो मुगल एम्परर आ गया था, बाबर ने आक्रमण कर दिया था इब्राहिम लोधी पर और जीत हासिल कर ली थी बैटल ऑफ पानीपत में फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी कहानी। और इसके बाद ही 1215 से 16 में जो हमने पढ़ा है बैटल ऑफ तराइन हुआ, थर्ड बैटल। ये स्टूडेंट्स थर्ड बैटल बोला जाता है, थर्ड बैटल तराइन का, जो कि किन लोगों के बीच में हुआ था, यलदौज और इल्तुतमिश। और जीत किसकी हुई थी, इल्तुतमिश की, हार यलदौज की। तो ये लालच के कारण इसको हार का सामना करना पड़ा। हम बात करते हैं चंगेज खान, उसके बारे में जरा जान लेते हैं। हिस्ट्री की दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा वो तो पता ही है कि हमारा दिल्ली सल्तनत चल ही रहा है, तो इल्तुतमिश को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। इसके पॉइंट्स हमें बताने हैं। इल्तुतमिश ही हमारा चल रहा है, इल्तुतमिश। जिन्होंने 1211 से लेकर 1236 AD तक राज किया हमारे इंडिया पर। और कैपिटल की जहाँ तक बात आ जाती है तो 1229 में यानी कि 1229 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। इससे पहले लाहौर ही कैपिटल थी। तो बच्चे आइए जरा चंगेज खान की कहानी जान लेते हैं। पहले इसका ईयर लिख लेते हैं। बात आती है 1221 में, एंट्री होती है हमारी इन्वेजन ऑफ चंगेज खान। इसको चंगेज खान भी बोला जाता है। इसकी तरह बात जान लेते हैं। ये सबसे ही बदमाश व्यक्ति था, बदमाश राजा था, बहुत ही क्रूर भी था ये शख्स। और पब्लिक इसको सपोर्ट नहीं करती थी, पब्लिक इससे परेशान थी। और पब्लिक कितनी इस हद तक परेशान थी, ये भी जानता था कि अगर मेरी मृत्यु हुई, अगर मेरी डेथ हुई तो ये मेरी डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत बुरा हाल कर देंगे उसका। तो उसने अपने सैनिकों से बोल के रखा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरी डेड बॉडी दफनाने जाएं, तो रास्ते में इन लोगों को मरवा देना, जिससे कि कोई भी इंसान इसकी कब्र के बारे में ना बता पाए। सैनिकों को हुक्म था, जो कि सैनिकों ने बिल्कुल जैसा का वैसा ही किया। आज तक हमारे इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस इसकी कब्र का पता नहीं कर पाए, क्योंकि कोई ऐसा इंसान ही नहीं बचा जो उसकी कब्र को बता पाए। और यही पूरे एशिया में सबसे खतरनाक रूलर था, जिसके नाम से ही इंसान थर थर कांपता था। तो प्यारे बच्चों, इतना क्रूर था ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्तुतमिश के टाइम पर ये आया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी थोड़ी कहानी जान लेते हैं। इसमें क्या था, इसी का ही एक भाई हुआ करता था। इसके भाई को एक उज़्बेक रूलर, एक उज़्बेकिस्तान के शासक ने मार दिया था, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। तो प्यारे बच्चों, उसको जरा जान लेते हैं। जलालुद्दीन मंगबरनी
ये इसके भाई को भागकर चला गया था, मारकर चला गया था और ये फरार हो गया था। और जैसे ही ये बात चंगेज खान को पता चली, इसका एक्चुअल नाम तो था वो बच्चे, ये था तिमुचिन। तिमुचिन इसका एक्चुअल नेम था, एक्चुअल नेम। और ये कहाँ का रहने वाला था? मंगोल जैसे देश में, मंगोलिया का था बेटा ये, जो कि चाइना से ऊपर है। मंगोल जैसे देश का ये निवासी था। इसका नाम बहुत ही फेमस था। चाइना से ऊपर आता है ये, तो चाइना का पड़ोसी है। चाइना देश का पड़ोसी, आपको पता होना चाहिए। चाइना देश का पड़ोसी है मंगोलिया देश। तो इस टाइम पर इसका नाम बहुत ही फेमस था। तो जैसे ही बात चंगेज खान को पता चली, इसके पीछे पड़ गया, जैसे डाकू छोड़ देते हैं इसके पीछे। तो बस अब जैसे ही ये सिंध वाले एरिया पर पहुंचा, सिंधु नदी जहां से बहती है, और ये सिंध वाला एरिया ही ऐसा है जहां से सारे रूलर्स आए हैं, जहां से सारे रूलर्स ने अटैक ही हमारे देश में सिंध वाले एरिया से किया है। तो जैसे ही ये सिंध वाले एरिया के पास पहुंचा, स्टूडेंट सिंध वाला एरिया जान लेते हैं। जैसे ये सब कुछ करे, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ये। तो ये वाला एरिया, यहां से ही हमारी सिंध नदी बहती है। यहां से जैसे ही इसने एंट्री करी, तो राज तो इल्तुतमिश का चल रहा था, ये इसकी शरण में आया, इल्तुतमिश की शरण में आया जलालुद्दीन मकबरनी। तो उसने बोला, भाई साहब हमें थोड़ी सी भीख दे दो, हम तुम्हारे एरिया में रहना चाहते हैं। और इसी के साथ ही, इसी टाइम पर ही चंगेज खान ने फतवा जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया था इल्तुतमिश को कि तुम्हारे एरिया में एक उज़्बेक शासक आएगा जिसका नाम है जलालुद्दीन मकबरनी। इसमें अब तुम्हें तटस्थ रहना है, शांत रहना है, कुछ नहीं कहना। अगर तुमने, वार्निंग भी दी गई थी इसमें, अगर तुमने इस उज़्बेक शासक जलालुद्दीन मकबरनी की मदद कर दी तो ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो मरेगा ही मरेगा, मैं पूरी दिल्ली सल्तनत को उड़ा दूंगा। ये इसकी वार्निंग थी इसमें। तो जैसा चंगेज खान ने बोला था, इल्तुतमिश ने बिल्कुल वैसा ही किया। इससे हमें पता चलता है कि इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ का, अपनी कह सकते हैं कि बुद्धिमानता का परिचय दिया। यहां से पता चलता है कि इसने, और एक बड़ा आक्रमण होते होते हमारे देश पर रह गया। अगर ये इसकी मदद कर देता तो तुम सब जानते हो कि आज के टाइम पर हमारे जो जनरेशन्स होती वो चाइनीज जैसी दिखती। तो यही कारण है हमारे इंडिया देश जैसे दिखने का कि हमारे देश पर चंगेज खान का एक बड़ा आक्रमण होते होते बच गया। और जैसे ही चंगेज खान सिंध वाले एरिया में आया, इसने उज़्बेक शासक जलालुद्दीन की मौत कर दी, ठीक, इसको मार दिया। और साथ में ही वहां से ही ये लौट के चला गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि चंगेज खान, गेंगिस खान किसके रेन के टाइम पर आया, किसके शासनकाल के टाइम पर आया? तो उसका आंसर है बच्चे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का ही टाइम चल रहा है ये 1221 इसी के बीच में ही आता है, 11 से 36 के बीच में। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश के शासन के टाइम पर ही चंगेज खान आया और जिसने जलालुद्दीन मंगबरनी को मार दिया। तो ये थी चंगेज खान की कहानी। आइए नेक्स्ट जो है हमारा, इसका तो कह सकते हैं कि इसका ब्रदर जो था वो मार दिया गया था और इस सिंध वाले एरिया से ही आया था। और हिस्टोरिकल इवेंट भी बन गया हमारा। कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट बन गया? जो मैंने बताया आपको, ऐतिहासिक घटना बन गई। क्या था कि जेंगिस खान केम टू इंडिया। इंडिया तो आया, परंतु किसको मारने के लिए? जलालुद्दीन। किसके शासन काल में? इन द रेन ऑफ, रेन का मतलब होता है शासन काल। इन द रेन ऑफ, उस टाइम पर कौन राज कर रहा था? इल्तुतमिश।
तो इसकी कहानी है। तो इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान आया। तो कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे देश को बचा लिया एक बड़े हमला होते होते। तो स्टूडेंट्स, एक और बात आती है, इसने अपने टाइम पर इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स चलाए जिनको टका या टंका कहा जाता था, और कॉपर कॉइन्स भी चलाए थे तांबे के जिनको जीतल बोला जाता था। आइए जरा नोट कर लेते हैं। तो इसने ही सिल्वर कॉइन्स चलाए सिंध रीजन कह सकते हैं इसको, सिंध का एरिया, तो इसी ने ही इल्तुतमिश से स्टार्टेड सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के चलवाए। जिसको क्या कहा जाता था बच्चे? टंका। या टका। और कॉपर के कॉइन्स भी चलवाए, तांबे के, जिसको जीतल बोला जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके टाइम पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी, फारसी। अरे कौन सी भाषा में बोल रहा है, ऐसा बोलते ना, अरे क्या बात, क्या हो गया, मैं फारसी बोल रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो फारसी की लैंग्वेज थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सो व्हिच इज द लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस? द आंसर इज पर्शियन लैंग्वेज। तो ये कुछ चंगेज खान की भी हमने आपको कहानी बता दी, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही बदमाश, बहुत ही फेमस राजा रह चुका था, जो कहां पर राज कर रहा था? मंगोलिया जैसे देश पर। बट इसका नाम पूरे एशिया में फेमस था। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, और इसका सिस्टम कौन कौन से इसने चलवाए, ऑफिशियल सिस्टम, वो हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज जो मैंने बताई है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो उसकी रह चुकी है वो है बच्चे फारसी। पर्शियन लैंग्वेज इसने यूज करी है। मार्कर थोड़ा पतला लिख रहा है, मोटा वाला यूज करते हैं। ऑफिशियल प्रशासनिक भाषा जो थी इसकी वो थी पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज थी जिसको हम हिंदी में फारसी भाषा भी बोलते हैं। दूसरी बात जब आती है, इसने सिस्टम चलाए, ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्कानी चहलगानी। तुर्कानी चहलगानी नाम का एक सिस्टम इसने चलाया। इसमें क्या हुआ करता था, और इसको दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। दल चालीसा यानी कि 40 पीपल्स का
40 लोगों का ग्रुप जो है दल चालीसा कहा जाता है। इसमें क्या हुआ करता था बच्चे, आइए जरा इसको समझते हैं। इसने क्या किया था इल्तुतमिश ने, अपने टाइम पर जो उसके 40 टॉप गुलाम हुआ करते थे उनको इसने अमीर बना दिया और पावर दे दी। पावर किसके सिमिलर दे दी, आइए जरा जानते हैं। तो आपने ये तो सुना होगा, सबसे अगर अथॉरिटी ऑफ पावर की मानी जाए तो सबसे पहली अथॉरिटी जो आती है वो राजा के नाम पर आती है, फर्स्ट नंबर पर, यानी कि राजा के नाम पर आती है। उसके बाद में जो शक्ति होती है, पावर, वो होती है वजीर के पास। वजीर जिसको हम कह सकते हैं कि आज के टाइम का प्रधानमंत्री। वजीर आजम बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। तो इन दोनों के पास ही पावर हुआ करती थी। सबसे ज्यादा पावर राजा के पास हुआ करती थी और सबसे कम पावर उसके बाद ही वजीर आजम के पास हुआ करती थी। इसके ही सिमिलर जब इसने 40 लोगों का ग्रुप बनाया तो अपने गुलामों को अमीर करवा दिया था और पावर दे दी गई थी किसके सिमिलर, वजीर आजम। इसके सिमिलर इसने पावर दे दी दल चालीसा के लोगों को, और इस दल चालीसा कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स, ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स। ये क्या किया करते थे, जो रिपोर्ट देनी पड़ती थी वो डायरेक्ट किसको दिया करते थे, राजा को दिया करते थे। तो यही अहमियत थी उस टाइम पर, यही इंपॉर्टेंस थी दल चालीसा की। कोई भी बात हो जाए, रिपोर्ट जो डायरेक्ट करनी है वो दल चालीसा से राजा को करनी है। तो प्यारे बच्चे, इसमें यही बात कही गई है। सुल्तान, और हाँ, राजा का मतलब हम चैप्टर में यूज करते हैं सुल्तान, और चैप्टर चल रहा है दिल्ली सल्तनत। अब हम बात करते हैं बच्चे, वो यह है कि सेकंड सिस्टम। आपने पहला सिस्टम समझ लिया, तुर्कानी चहलगानी या दल चालीसा, इसने सिस्टम चलाया। सेकंड सिस्टम जो चलाया इसने एकता सिस्टम चलाया। आइए जरा एकता सिस्टम को भी जान लेते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी हुआ करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुर्कानी चहलगानी दल चालीसा जैसा इन्होंने सिस्टम चलाया जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट किया करता था राजा को। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे एक और सिस्टम, ही स्टार्टेड एकता सिस्टम। अब एकता सिस्टम क्या होता है जरा समझते हैं। एकता सिस्टम में क्या होता है बच्चे, एकता एक प्रोविंस हुआ करता है, यानी कि एरिया, प्रांत जिसको हम कहते हैं। अब प्रांत हम उस एरिया को बोलते हैं जहां पर सुल्तान का राज चलता है, जहां पर वो सुल्तान राजा का एरिया है, उस राजा के एरिया को प्रांत कहा करते हैं। तो इसकी जरा शुरुआत करते हैं। ही स्टार्टेड एकता सिस्टम। इसने एकता सिस्टम चलाया। एकता सिस्टम में क्या हुआ जाता था, एकता जो है वो प्रोविंस को बोला जाता था, प्रांत को, जिस पर राजा राज किया करता था। सुल्तान का एरिया, सुल्तान एरिया, क्योंकि राजा का एरिया छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड होता था। राजा के एरिया को किंगडम बोलते हैं और वही किंगडम छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड हो जाता है जिसको हम प्रोविंस बोला करते थे। तो ये एकता प्रोविंस कहा जाता था। इसको कंट्रोल करने के लिए भी राजा ने शक्ति दी होगी, किसी को पावर दी होगी, तो उस इंसान को बोला जाता है इक्तेदार। इक्तेदार तो कह सकते हैं हेड ऑफ द प्रोविंस।
हेड ऑफ प्रोविंस, यानी कि प्रांत का प्रमुख, प्रांत जो सौंपा है उसको, उसका प्रमुख, मेन पर्सन जिसके अंडर में वो एरिया आता है, वो प्रांत आता है। ठीक, सेकंड बात करते हैं, इस एकता को जिसके एरिया में आता है उसको इक्तेदार बोलते हैं, प्रांत। अब बात कर लेते हैं इक्तेदारी। इक्तेदारी क्या है बच्चे? इक्तेदारी इस सिस्टम को इक्तेदारी कहा जाता था। अब देखो, सैनिक काम तो कर रहा है, अपनी ड्यूटी तो कर रहा है, तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी निभाता है तो उसके बदले में सैलरी कुछ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नगद वेतन नहीं दिया जाता था, यहाँ पर सैलरी, कैश सैलरी नहीं दी जाती थी। तो उससे हमें पता चलता है तो क्या दी जाती होगी? नो कैश सैलरी, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो किस प्रकार का वेतन दिया जाता होगा बच्चे? इनको जो सैलरी मिलती थी वो या तो लूटी हुई संपत्ति, ठीक, और हथियाई हुई जमीन, हड़पी हुई जमीन जिस पे कब्जा कर लिया है। तो जो भी, क्योंकि राजा जब युद्ध किया करते थे, लड़ाई जब किया करते थे, तो जितनी भी संपत्ति और जमीन जो हड़प के लाते थे, लूट के लाते थे, वही जमीन हड़पी हुई इक्तेदार में बांट दी जाती थी, और यही उनका रिमनरेशन हुआ करता था, यही उनके बदले में मिला करती थी। तो इस टाइम पर क्या मिलती थी? लूटेड वेल्थ, लूटेड वेल्थ और लूटेड लैंड। इंग्लिश का वर्ड लूट को लूट ही लिखते हैं, बट इसमें लिख सकते हैं, कैप्चर्ड भी हो सकता है, हथियाई हुई जमीन। तो कह सकते हैं कि इसको हिंदी में लूटी हुई संपत्ति और उसके साथ में लूटी हुई जमीन दिया करती थी। तो बस यही उसके बदले में दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स, यही है इक्तेदार सिस्टम, जिसमें एकता प्रांत को बोला जाता था, राजा के एरिया को छोटा छोटा एरियाज में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, राजा का किंगडम। ठीक, इक्तेदार जो मेन हेड होता था उसका, जिसको कंट्रोल दिया जाता था, जो संभालता था। अब जैसे बात करते हैं स्कूल में कौन मेन होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही संभालता है। ठीक, इक्तेदारी सिस्टम को बोला जाता है जिसमें कोई भी कैश सैलरी नहीं दी जाती थी, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो किस प्रकार का वेतन दिया जाता होगा? लूटी हुई संपत्ति, लूटी हुई प्रॉपर्टी और हथियाई हुई या लूटी हुई जमीन। तो ये है हमारा इक्तेदार सिस्टम, इसको हम एकता सिस्टम भी बोलते हैं। बच्चे, अब जरा इसको और जान लेते हैं। इसमें अब ईयर की बात कर लेते हैं। कुतुब मीनार की स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा दी, तो जाहिर सी बात है उसको खत्म भी तो कराना पड़ेगा, और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी तो कराना पड़ेगा। तो साल आ जाती है 1229। आइए जरा जानते हैं क्या होता है। इस टाइम पर क्या हुआ बच्चे? अगर हम ईयर की बात करते हैं 1229 की, तो इस टाइम पर he completed the construction of कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का काम, कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया। चलो छोटी सी कुतुब मीनार भी बना लेते हैं यहाँ पर।
ये प्यारे बच्चों आपके सामने कुतुब मीनार दिखाई दे ही रही है। उस टाइम पर बात कर लेते हैं, अब कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं। और इसी ईयर में ही इसने एक और काम करवाया। मैंने क्या बताया था आपको, दो काम इसने करवाए थे। एक तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था, और दूसरा जो कैपिटल जो शिफ्ट कराई थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कराई थी। तो ये शिफ्टेड कैपिटल कहां से कहां कराई, लाहौर से दिल्ली, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से दिल्ली तक इसने कैपिटल शिफ्ट कराई। ये दो काम इसने किए। अब सवाल आ जाता है इस कुतुब मीनार से रिलेटेड पॉइंट्स के। इस कुतुब मीनार के पॉइंट्स जरा समझ लेते हैं। तो इस कुतुब मीनार से 4 राजा का रिलेशन माना जाता है। वो 4 राजा, 4 रूलर्स कौन से हैं, 4 सुल्तान कौन से हैं, 4 सुल्तान। क्योंकि पहला सुल्तान जो है इल्तुतमिश जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से जितने भी राजा आए वो सभी सुल्तान कहलाए गए। वो सभी ने ही सुल्तान की उपाधि धारण की। तो हम इस चैप्टर में सुल्तान वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राजा वर्ड भी यूज सकते हैं और रूलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो कौन से 4 रूलर हैं आइए जरा जानते हैं। सबसे पहला रूलर जिसने स्टार्टिंग करवाई, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड इल्तुतमिश कंप्लीट करवाई थी, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। थर्ड बात आ जाती है फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी के राजा हैं। और फोर्थ जो आ जाता है रूलर, वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आइए जरा जान लेते हैं। तो इस कुतुब मीनार से 4 पॉइंट्स क्या क्या थे जरा जानते हैं। 4 रिश्ते जो थे 4 राजाओं से बने हुए थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड फिरोज शाह तुगलक और लास्ट हमारे हो गए सिकंदर लोदी। तो स्टार्टिंग कह सकते हैं, स्टार्टिंग करवाई इसने कुतुबुद्दीन की, स्टार्टेड इसने कंप्लीट कराया कुतुबुद्दीन। अब बचे 2, सर इनका क्या काम है। तो बेटा बात है 1369 की। 1369 की बात है। बिजली तड़कने से यानी कि लाइटनिंग होने से इसकी पहली जो मीनार जो थी, पहली इमारत जो थी वो गिर गई थी। तो इस टाइम पर दोबारा कंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो यहां पर फॉलिंग ऑफ टॉप मोस्ट मीनार, ठीक। सेकंड किसकी वजह से हुई थी, लाइटनिंग की वजह से। अब लास्ट वाला क्या है, बनवा तो दी, अब टाइम भी देखो कितना गुजर चुका था, क्योंकि उसने तो 4 साल ही राज किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 एडी से लेकर 1210 एडी तक। तो इस बीच में तो कुतुब मीनार स्टार्ट हुई, और देखो 1369 में तो काफी लंबा टाइम हो जाता है, 100-125 साल तक का। तो कुछ ना कुछ तो इसमें कराना होगा, मरम्मत करानी होगी। तो मरम्मत कराने का काम, रिपेयरिंग कराने का काम सिकंदर लोदी ने कराया। ये भी अच्छे राजा रह चुके हैं, तो उन्होंने रिपेयरिंग का काम करवाया, मरम्मत का। तो रिपेयर कह सकते हैं, कराया था, ठीक। तो ये 4
सुल्तान कुतुब मीनार से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हिस्टोरिकल इवेंट जो हमने पढ़ा था कि गेंगिस खान, चंगेज खान की एंट्री किसके टाइम पर हुई थी? इल्तुतमिश के टाइम पर। तो बच्चे ये था इसमें। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो देखो 1229 तक हम आ चुके हैं, 1236 तक हमें पहुंचना है। तो जब कालिंजर मिशन पर इल्तुतमिश थे तो उनकी डेथ हो गई थी कालिंजर मिशन के टाइम पर, कालिंजर के युग में। और उनके 4 बेटे जो कि बहुत अयोग्य थे, नालायक थे, जिनको अपना सक्सेसर मानना चाहते थे, वो उसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं थे। तो वो कौन एलिजिबल था? वो थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़े से उससे कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि डेथ हुई है तो डेथ तक तो समझ लेते हैं कैसे किस कारणवश डेथ हुई है। रजिया सुल्तान की भी थोड़ी सी बात आ जाएगी और नेक्स्ट क्लास हमारी रजिया सुल्तान पर रहेगी। तो उसमें क्या था कि जब हमारे कालिंजर मिशन पर थे इल्तुतमिश, कालिंजर जो जगह है बेटा वो ग्वालियर में पड़ती है, तो उसको जरा समझ लेते हैं। आइए जरा जान लेते हैं। When he was in कालिंजर मिशन, जो कि ग्वालियर के एरिया में पड़ता है। जब कालिंजर मिशन पे थे इल्तुतमिश तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है लड़ाई ही चल रही होगी। तो उनके 4 बेटे हुआ करते थे। 4 sons remained इनएलिजिबल, कह सकते हैं कि अयोग्य थे, विफल रहे थे, दिमाग नहीं था उनमें, अयोग्य थे, विफल रहे, यानी कि मिशन को पूरा करने में, कालिंजर मिशन को पूरा करने में फेल हो गई इसके 4 बेटी। तो पास कौन हो गया? जीत किसने दिलाई? इसकी एक डॉटर हुआ करती थी, एक बेटी, इसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा गया है। आइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। आप थोड़ी मित्तों भी जान लेते हैं। तो जैसे ही रजिया सुल्तान को इन्होंने सक्सेसर बनाया, इनका जो मेन काम था रजिया सुल्तान को सक्सेसर यानी कि अपना उत्तराधिकारी बनाने का काम था, जिसको वो चाहते थे। इनकी डेथ हो गई थी इसी कालिंजर मिशन में, और ये टाइम चल रहा था 1236 AD। He died in 1236 AD, मर गए। अब बात आती है इनकी कब्र की, टॉम की। तो ये ऐसे पहले शख्स थे, ये ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने जीते जी अपने सामने ही अपनी कब्र बनवाई। कब्र तो बाद में मरती है, मरने के बाद। तो पहले इंसान हैं जिन्होंने जीते जी कब्र बनवाई अपनी कालिंजर मिशन के टाइम पर ही। और ये कब्र जो है दिल्ली में इनकी कब्र है, टॉम। कहां पर? कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स यानी कि परिसर में इनकी कब्र है। ठीक। अब बात आती है, इनकी डेथ तो हो गई, पर इनका जो बड़ा बेटा था रकनुद्दीन, जरा बड़े बेटे के बारे में जरा जान लेते हैं। रकनुद्दीन फिरोज शाह का बड़ा बेटा हुआ करता था। ये पॉइंट्स लिख सकते हैं बच्चे।
अच्छा, इसको यहाँ पे जरा समझा देते हैं, यहाँ पर जगह हमें दिखाई दे रही है। इनके एल्डर सन, एल्डेस्ट सन लिख देते हैं क्योंकि और बच्चे थे। तो एल्डेस्ट सन जो थे वो थे रखनुद्दीन, फिरोज शाह, इन्होंने 4 साल ही शासन किया। रजिया सुल्तान, रखनुद्दीन फिरोज शाह हथियाना चाहते थे कुर्सी, हथियाना चाहते थे राज सिंहासन, क्योंकि अब तो इल्तुतमिश की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो जाहिर सी बात है बड़े बेटे को ही राज सिंहासन मिलता है। इसी बीच में रजिया सुल्तान, जिसको वो चाहते थे कि असल में एक्चुअल जो उनका उत्तराधिकारी बने, एक्चुअल सक्सेसर बने, वो रजिया सुल्तान बने। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, पब्लिक का सपोर्ट मांगा। और पब्लिक के सपोर्ट में वो लाल वस्त्र पहनकर आई, रेड क्लोथ्स। उस टाइम पर रेड क्लोथ्स क्या माना जाता था कि ये पर्सन न्याय के लिए सामने आया है, जो पब्लिक से सपोर्ट मांगता है। और इस टाइम पर शासन ही इल्तुतमिश का चल रहा था। बेशक इल्तुतमिश मर गया हो, शासन इल्तुतमिश का ही चल रहा है, नाम अभी इल्तुतमिश का ही चलेगा, जब तक उसे नया सक्सेसर नहीं मिल जाता इल्तुतमिश को, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता इल्तुतमिश को, तब तक तो नाम चलेगा। तो इसने सपोर्ट मांगा पब्लिक से, और पब्लिक ने प्रॉपर 100% सपोर्ट किया, और जो रखनुद्दीन फिरोज शाह थे, इससे राज सिंहासन रजिया सुल्तान ने छीन लिया। और अब जो फाइनल सक्सेसर जो बनी है वो रजिया सुल्तान बनी है। तो इनकी रजिया सुल्तान की जो फाइनल सक्सेसर उत्तराधिकारी जो बनी है वो रजिया सुल्तान ही बनी है। तो उनकी डेथ 1236 एडी में हो गई थी इल्तुतमिश की। आगे की कहानी हम रजिया सुल्तान की आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक बच्चे हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था, जिनको एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, क्योंकि 4 साल तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक राज करके चले गए। इन्हीं के टाइम पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनको एक्चुअल फाउंडर भी बोला जाता है, और सबसे पहला सुल्तान भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। सेकंड थिंग, चंगेज खान की इन्वेजन भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। उससे पहले भी एक बैटल ऑफ तराइन हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जो कि यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसमें यल्दौज की हार हुई थी और इल्तुतमिश की जीत हुई थी। यल्दौज को ऑलरेडी ही एरिया दिया हुआ था गजनी का, बट उसके मन में लालच आ गया, तो उसकी नजर दिल्ली पर पड़ी, और इल्तुतमिश को उसने आराम से, इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया। ये तो बात थी। अब 1221 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है चंगेज खान की, जो कि मंगोलिया शासक था, मंगोल जैसे देश को चलाता था। और मंगोल देश हमको पता है चीन चाइना के ऊपर ही है, ठीक, थोड़ा सर्दी वाला देश है, सर्दी पड़ती है वहां पर। तो इसने मंगोल में चंगेज खान को एक्चुअल नाम जो था वो तेमुचीन था। चंगेज खान के भाई को मारकर एक उज्बेक शासक हमारे एरिया की तरफ भागा, हमारे इंडिया की तरफ भागा, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगमरनी। मंगमरनी ने चाहा, जलालुद्दीन ने मांगा था कि भाई अब मुझे तुम शरण दे दो, बट इसी टाइम पर ही अल्टीमेटम आ गया था चंगेज खान का। उसने वार्निंग दे दी थी इल्तुतमिश को, अगर तुमने इसकी मदद करी तो तुमको तो उड़ा दूंगा मैं, तुम्हारा दिल्ली सल्तनत सब तहस नहस हो जाएगी। तो ये ऐसे थे। तो जैसे उसने बोला कि शांत रहना है बच्चे, तो बिल्कुल शांत रहे, और यही सूझबूझ का परिचय इल्तुतमिश ने दिया। यही ग्रेट हमारे इल्तुतमिश रहे। उसके बाद ही अब कुछ हम इनके यही हिस्टोरिकल इवेंट बन गया, हमारा ऐतिहासिक घटना, कि चंगेज खान किसके टाइम पर आए, इल्तुतमिश के टाइम पर आए। अब कुछ सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम इन्होंने 2 तरह के सिस्टम चलाए थे। पहले तुर्कान चहलगानी, जिसको हम दल चालीसा बोला जाता है, 40 पीपल्स का ग्रुप, जो कि डायरेक्ट राजा सुल्तान को रिपोर्ट किया करते थे, ठीक। सेकंड जो सिस्टम जो चला है वो एकता सिस्टम चला है। एकता यानी कि प्रोविंस बोला जाता है, राजा का
किंगडम का छोटा सा सब पार्ट, और उसका मेन हेड जो होगा, जो उसको कंट्रोल करने वाला होगा, वो इक्तेदार होगा। और वो सिस्टम में जो सैलरी, जो कैश वो दी जाती है, उसको इक्तेदारी बोला जाएगा। बट वेतन जो दिया जाता था, सैलरी, वो कैश नहीं दी जाती थी, वो लूटी हुई जमीन और लूटी हुई संपत्ति दी जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कुतुबुद्दीन इसी टाइम पर ही 1229 में दो काम इसने करवाई, इल्तुतमिश ने। पहला, एक तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया, उसके बाद ही दिल्ली जो कैपिटल लाहौर में जो मानी जाती थी, वहां से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कराया। कुतुब मीनार से 4 शासक बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, 4 सुल्तान। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया। सेकंड, इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। थर्ड, फिरोज शाह तुगलक, जिसके टाइम पर बिजली गिर गई थी, बट उसकी ऊपर वाली मीनार जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। और लास्ट, पूरी मीनार की मरम्मत जो करवाई थी, वो सिकंदर लोदी ने करवाई थी। जैसे ही 1236 के टाइम पर ही जब इल्तुतमिश कालिंजर मिशन पर था, कालिंजर जो कि ग्वालियर में जगह है, वहां पर उस टाइम पर युद्ध में बिजी था, तो इसके 4 बेटे अयोग्य साबित हो गए उस मिशन को सक्सेस बनाने में। और एक लड़की भी थी, उसकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। उसने इसके मिशन को, कालिंजर मिशन को बिल्कुल सफल बनाया। और इल्तुतमिश चाहता था कि असली जो हक मिले, जो उत्तराधिकारी बने, वो रजिया सुल्तान ही बने। बट आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश इन 1236 AD, इसकी डेथ हो गई 1236 AD में। और जो कि इसकी कब्र जो जानी जाती है, वो दिल्ली में जानी जाती है, कुतुब मीनार के परिसर में। तो इसकी कहानी क्या थी कि जैसे इसकी डेथ हो गई, तो उसके बड़े बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह ने चाहा कि अब तो डेथ हो गई, तो राज सिंहासन किसको मिलना चाहिए? बड़े बेटे को मिलना चाहिए। तो पब्लिक सपोर्ट को मांगने के लिए रजिया सुल्तान गई लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगने के लिए, और वहां से इसके हाथ से राज सिंहासन हथिया लिया। और फाइनली जो सक्सेसर बनी, फाइनली उत्तराधिकारी जो बनी, वो रजिया सुल्तान बनी। तो प्यारे बच्चों, ये थी इल्तुतमिश की कहानी, इल्तुतमिश का पूरा कंटेंट, डिटेल एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।